तो सबसे पहली बात तो ये कि जो क्वेश्चन पेपर आपका है ये बेसिकली हमारे इस सेशन 2022-23 के लिए है। एंड टाइमिंग अगर आप देखें 3 घंटे का टाइम है, 70 नंबर का पेपर है। 5 सेक्शन में ये क्वेश्चन पेपर आपका डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन जो है 18 क्वेश्चन एमसीक्यू एक एक नंबर के होंगे। सेक्शन बी 7 क्वेश्चन हैं वेरी शॉर्ट आंसर जिसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन हैं शॉर्ट आंसर के लिए और ये 3 नंबर के क्वेश्चंस कैरी करेंगे। सेक्शन डी जो होगा 3 लॉन्ग आंसर्स जो 5 नंबर के क्वेश्चन कैरी करते हैं। एंड सेक्शन ई जो 2 क्वेश्चन से मिलकर बनेगा जो 4-4 नंबर हर एक क्वेश्चन में होंगे और इंटरनल चॉइसेस भी आपको मिल जाएंगी। जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे सेक्शन ए पे आते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। The first question is saying that television cable network is an example of LAN, WAN, MAN और Internet. We all know that कि जब हम टीवी केबल नेटवर्क की बात करते हैं, so this is something we can say metropolitan area network. Here it is not clearly defined that कि हम टाटा स्काई की बात तो नहीं कर रहे हैं। इन जनरल जब भी टेलीविजन केबल नेटवर्क की बात हो रही है तो वो एक लोकल एरिया की बात करता है, एक लोकल सिटी की बात करता है। इसलिए मोस्टली जो इसका जो कॉमन आंसर आता है या जो नेटवर्क टाइप होता है दैट इज ऑलवेज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड एमसीक्यूज इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के लिए ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ऊपर आई बटन पे आपको लिंक डिस्प्ले हो रहा होगा। अगर आपको और भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड देखने हैं सेम टू सेम इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे एमसीक्यू सीरीज में अवेलेबल हैं। आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम इनमें से कौन सा नहीं है? तो फर्स्ट इज सेइंग दैट डेटा थेफ्ट। तो ऑब्वियसली डेटा की चोरी होना साइबर क्राइम में ही आता है। इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन इज ऑब्वियसली समथिंग विच इज एक्चुअली अबाउट साइबर सिक्योरिटी। तो ये क्राइम तो नहीं है, ये बल्कि क्राइम से आपको बचा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। जहां तक फोर्जरी और साइबर बुलिंग की बात है तो ऑब्वियसली ये साइबर क्राइम में ही आएंगे। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इट इज सेइंग दैट व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ ई वेस्ट। ई वेस्ट इन द सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। सो वी ऑल नो दैट जब हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली अगर आप इसमें ऑप्शंस को देखें तो रिपन मैंगो तो ऑब्वियसली नहीं होगा, अनयूज्ड ओल्ड शूज भी नहीं होगा, एम्प्टी कोला कैंस भी नहीं होंगे। ऑब्वियसली अनयूज्ड ओल्ड कंप्यूटर्स इसका करेक्ट आंसर होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now here it is asking that which type of values will not be considered by SQL while executing the following statement। आप देखें यहाँ पे select count मेथड का इस्तेमाल हुआ है। इन्वेंट्री जो भी टेबल है that doesn't matter। जब काउंट मेथड या इस तरह के एग्रीगेट फंक्शंस की हम बात करते हैं या स्पेशली हम काउंट मेथड की ही बात करें तो ये कभी भी नल वैल्यू को कंसीडर नहीं करता है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी नल वैल्यू। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं क्वेश्चन अगर एवरेज होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि नेक्स्ट टाइम फाइनल पेपर अगर आपका हो तो उसमें ये क्वेश्चन एवरेज हो सकता है या सम हो सकता है। तो ध्यान देंगे वहां पर टेक्स्ट वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप इसकी भी जानकारी अपने दिमाग में रखें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट इफ कॉलम फीस कॉन्टेंट्स द डेटा सेट। ये डेटा सेट है कुछ वैल्यूज के साथ में। आप देखें यहाँ 8000 दो बार है एंड 5000 भी दो बार है। सो व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस क्वेरी। अगर आप इस क्वेरी को दैट इज सेलेक्ट सम ब्रैकेट में डिस्टिंक्ट फीस फ्रॉम स्टूडेंट को एग्जीक्यूट करें तो इसका क्या आंसर आएगा? वेल वी ऑल नो दैट कि सम का मतलब है जो फील्ड हमने इसके अंदर मेंशन की उनकी सारी वैल्यूज या जितनी भी रोज हैं उनका टोटल करेगा। बट जब आप उस फील्ड के सामने डिस्टिंक्ट लगा देते हैं तो ये रिपीटेटिव डेटा को काउंट नहीं करेगा, उनको सेलेक्ट नहीं करेगा ड्यूरिंग एडिशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये 5000 को ऐड करेगा, 8000 को करेगा, 7500 को करेगा, लेकिन नेक्स्ट जो रिपीटेटिव 5000 और 8000 है उसको ये नेग्लेक्ट कर देगा। तो फर्स्ट 3 वैल्यूज का जब आप एडिशन करेंगे सो दिस विल बी 20500। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज सेइंग दैट O in FOSS stand for what? So it is outsource, open, original or outstanding. We all know that FOSS is basically free open source software. It means that O stands for open. आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये सोशल इम्पैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है
और अगर आपको सोशल इंपैक्ट से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस चाहिए, एमसीक्यू की तैयारी करनी है, ऊपर आई बटन पे मैंने लिंक शेयर कर दिया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसके लिए रेडी किए हैं और काफी स्टूडेंट्स को उसका फायदा भी मिला हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आप चेक कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इट इज अगेन अबाउट एसक्यूएल, दैट which SQL statement do we use to find out the total number of records present in the table orders? So it is saying that हमको total number of records find out करना है order table से। So total number of record का मतलब it is clearly saying that कि चाहे उसमें null हो या ना हो, total number of records का मतलब हर एक रो को काउंट करना, और जब हर एक रो को काउंट करना रहता है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं काउंट स्टार मेथड का, जो एग्रीगेट फंक्शन का ही पार्ट है। तो करेक्ट आंसर तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 2। काउंट मेथड हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि काउंट एक स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यूज को काउंट करता है, जिसमें भी वो नल वैल्यूज को इग्नोर करता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन? फर्स्ट इज राउंड, देन सम, काउंट एंड एवरेज। So again we all know that round is a mathematical function, or you can say numerical function. Rest all are aggregate functions. So the correct answer is option number 1. MySQL function से related भी MCQ की सीरीज मेरे चैनल पे अवेलेबल है, more than 3000, इनफैक्ट मेरी 1000 MCQ सीरीज की ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे भी लिंक आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। It is saying that which one of the following function is used to find the largest value from the given data in MySQL? In the sense MySQL से सबसे largest data अगर आपको find out करना है तो कौन सा function use करेंगे? So that is clearly max function, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है to display last 5 rows of a series object S। कोई सीरीज ऑब्जेक्ट S है और उसके बॉटम की 5 रोज को अगर आपको डिस्प्ले करना है तो ऑब्वियसली हम जानते हैं उसके लिए टेल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर टेल में टी को कैपिटल लिया हुआ है, इस वजह से ये वर्क नहीं करेगा। सो द करेक्ट आंसर वुड बी एस डॉट टेल। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हेड और टेल दोनों ही मेथड बाय डिफॉल्ट 5 रोज को ही एक्सट्रैक्ट करते हैं, अगर इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट आप पास ना करें। हेड टॉप 5 रोज को डिस्प्ले करता है बाय डिफॉल्ट, और टेल बॉटम 5 रोज को या नीचे की जो लास्ट 5 रोज होती हैं उनको ये डिस्प्ले करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। It is saying that which of the following statement will import pandas library? तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हम जानते हैं import pandas as PD। और अगेन आपको पाइथन पैंडा से रिलेटेड एमसीक्यू चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। आई बटन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। It is saying that which of the following can be used to specify the data while creating a data frame? Now हम सीरीज की हेल्प से भी डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी की हेल्प से भी कर सकते हैं, एनडी एरे की हेल्प से भी कर सकते हैं। इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए ब्राउजर? तो बहुत ही सामान्य सा सवाल है। तो क्रोम भी होता है, फायरफॉक्स भी होता है, एज भी होता है। Avast is basically an antivirus, so the correct answer is option number 3. अगला जो क्वेश्चन है, it is saying that in SQL which function is used to display current date and time? यहाँ पे बोल रहा है current date and time, so obviously इसके लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं that is your now function. Date मेथड जो है किसी पर्टिकुलर डेट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपको सिर्फ करंट डेट डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं curDate मेथड का। Let's move to the next question now. Legal term to describe the rights of a creator of original creative or artistic work is what? तो कोई भी क्रिएटर जब अपना ओरिजिनल वर्क करता है तो उसके लिए वो कॉपीराइट का इस्तेमाल करता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। सो दिस इज द करेक्ट वन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इट इज अगेन डैश इज द ट्रेल ऑफ डेटा वी लीव बिहाइंड व्हेन वी विजिट एनी वेबसाइट। इन द सेंस इंटरनेट में जब भी कोई आप एक्टिविटी करते हैं तो वो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं एज ए डेटा ट्रेल वो स्टोर होते चली जाती हैं आपके ब्राउजर में और सर्वर में जहां पे आप वर्कआउट करते हैं, और इसे हम जानते हैं डिजिटल फुटप्रिंट के नाम से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 ये दोनों असर्शन एंड रीजन बेस्ड हैं, आइए इसे भी देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज सेइंग दैट असर्शन का पहला पार्ट है इंटरनेट कुकीज आर टेक्स्ट फाइल्स। बिल्कुल सही बात है। दैट कॉन्टेंस स्मॉल पीस ऑफ डेटा लाइक अ यूजर नेम, पासवर्ड एंड यूजर प्रेफरेंसेस। तो बिल्कुल सही बात है। रीजनिंग बोलता है कि टू मेक ब्राउजिंग द इंटरनेट फास्टर एंड इजियर इट इज रिक्वायर्ड। तो ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि
जो कुकीज होती हैं वो आपको बेटर एक्सपीरियंस देने का काम करती हैं, मतलब इट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर यूजर एक्सपीरियंस आई वुड से। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डेटा फ्रेम हैज बोथ अ रो एंड कॉलम इंडेक्स, तो ये बिल्कुल सही बात है। और रीजनिंग में बोलता है अ डेटा फ्रेम इज अ टू डायमेंशनल लेबल्ड डेटा स्ट्रक्चर लाइक अ टेबल ऑफ माई एसक्यूएल, तो ये भी बिल्कुल सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो हमारा एक सेक्शन हो गया ए का। हम आ जाते हैं पार्ट बी में। नब पार्ट बी हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जिसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। नाउ पहला क्वेश्चन है, इट इज सेइंग दैट एक्सप्लेन द टर्म वेब पेज एंड होम पेज। वी ऑल नो दैट व्हेनेवर यू ओपन एनी वेबसाइट, तो उसके जो पेजेस होते हैं जो आपके ब्राउजर में डिस्प्ले होते हैं, दे आर नोन एज व्हाट वेब पेज। बट जो पहला वेबसाइट का पेज होता है, जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो फर्स्ट पेज इज नोन एज व्हाट होम पेज। इसे हम लैंडिंग पेज के नाम से भी जानते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली होम पेज भी जो होते हैं वो वेब पेज ही होते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि जो पहला पेज वेबसाइट में ओपन होता है दैट इज योर होम पेज। अगला जो क्वेश्चन है, इट इज सेइंग दैट मेंशन एनी फोर नेटवर्किंग गोल्स, इन द सेंस इट इज टॉकिंग अबाउट द यूजेस और यू कैन से व्हाट द पर्पस ऑफ योर नेटवर्किंग। सो वी ऑल नो दैट कि सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो पर्पस है दैट इज फास्ट डेटा शेयरिंग, देन उसके बाद रिसोर्स शेयरिंग, देन रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव। इन द सेंस आप डेटा शेयर कर सकते हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स के बीच में, किसी भी लोकेशन पे वो एग्जिस्ट करते हो। रिसोर्स का मतलब होता है कि एक नेटवर्क में एक प्रिंटर आपने कनेक्ट किया, उसे आप मल्टीपल कंप्यूटर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज रिलायबल इन द सेंस जो कम्युनिकेशन है उसकी 100% गारंटी रहती है। देन कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब आपने एक प्रिंटर को 10 कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल कर लिया, मतलब 10 प्रिंटर का कॉस्ट आपने सेव कर लिया। तो ये कुछ इसके गोल्स हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं मैं सीबीएसई द्वारा सजेस्टेड हैं उनको ही लेके यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि यही सिर्फ इसके आंसर होंगे। आप इसमें या इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन अगर आपको करना है उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाउ इट इज अबाउट एसक्यूएल दैट Rashmi, a database administrator, needs to display house-wise total number of records of red and yellow house. She is encountering an error while executing the following query. यहाँ पर इसने क्वेरी लिखी है। कहने का मतलब ये है कि रश्मि है, उसको हाउस वाइज टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड चाहिए, वो भी रेड एंड येलो हाउस के। तो उसने क्वेरी में क्या किया कि सेलेक्ट हाउस लिया, काउंट स्टार भी लिया, ये भी ठीक है, स्टूडेंट टेबल से लिया, ये भी ठीक है, बट ग्रुप बाई लगाया है हाउस, ये भी सही है क्योंकि हाउस वाइज हमको टोटल चाहिए। अब यहां पर ये बोलता है कि वेयर हाउस इक्वल टू रेड और हाउस इक्वल टू येलो। तो पहली चीज तो ये कि ग्रुप बाई जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ वेयर क्लॉज का इस्तेमाल नहीं होता। इन द सेंस कि ग्रुप बाई के पहले आप वेयर क्लॉज ले सकते हैं कि पहले से ही जो हमारे सपोज एक रो है, सॉरी टेबल है, इसमें 10 रिकॉर्ड हैं, तो आप वेयर करके फिल्टर करके इसमें 5 रिकॉर्ड ले लीजिए, फिर इन 5 के ऊपर ग्रुप बाई आप अप्लाई करिए। यहां पर क्या हो रहा है कि हम पहले ग्रुप कर ले रहे हैं 10 रिकॉर्ड को और उसके बाद फर्दर उसे फिल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वेयर से नहीं होता। अगर ग्रुप बाई के द्वारा जो रिजल्ट सेट जनरेट होता है उसको फर्दर फिल्टर करने के लिए हम वेयर की जगह हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं, विच इज कॉल्ड पोस्ट फिल्टर। वेयर जो होता है वो प्री फिल्टर होता है, इसलिए यहां पर आप ग्रुप बाई के बाद में वेयर क्लॉज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है। और अगर आप इसको करेक्ट करना चाहते हैं तो यहां पर आपको हैविंग का प्रयोग करना पड़ेगा। और या फिर आप क्या कर सकते हैं कि ये जो वेयर क्लॉज है जो आपने यहां पे लिखा, आप ग्रुप बाई हाउस को यहां से रिमूव कर दीजिए। पहले आप लिखिए वेयर हाउस इक्वल टू रेड और हाउस येलो, एंड उसके बाद यहां पर फिर आप ग्रुप बाई लगा दीजिए, हाउस कर दीजिए और उसके बाद सेमीकोलन डाल दीजिए, तो भी आपका आंसर जनरेट हो जाएगा। तो ये भी क्वेरी सही है। या अगर आप वेयर के द्वारा एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट हाउस काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट के बाद पहले आप वेयर हाउस इक्वल टू रेड और हाउस इक्वल टू येलो कर दीजिए, उसके बाद में ग्रुप बाई लगा के हाउस कर दीजिए, तो भी आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इट इज सेइंग दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑर्डर बाय क्लॉज इन द एसक्यूएल। वी ऑल नो दैट कि डेटा को अगर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है तो उसके लिए ऑर्डर बाय क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर इसके एग्जाम्पल की बात की जा रही है, तो जैसे यहां पे आप देखें लिखा हुआ है सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय सी नेम।
तो इसका मतलब कस्टमर नेम डिस्प्ले होगा और वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। अगर ये कहता कि डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है तो यू हैव टू राइट DESC ऑर्डर बाय सी नेम DESC देन सेमीकोलन, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को डिस्प्ले करता। अगला क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग ए डिक्शनरी दैट स्टोर्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच हाउस ऑफ द क्लास 12D ऑफ योर स्कूल। एक सीरीज ऑब्जेक्ट आपको रेडी करना है विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, जहां पर वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को स्टोर करेगा हर एक हाउस के लिए, और जो हाउस हैं वो होंगे 20, चेनाब, रावी एंड सतलुज, और उनकी ये वैल्यूज दी हुई हैं। तो इसके लिए जो कोड जनरेट होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो पहले हमने एक डिक्शनरी रेडी की जिसमें कि हमने हर एक हाउस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पे मेंशन कर दिया। वी ऑल नो दैट कि जब आप कोई डिक्शनरी रेडी करते हैं तो उसकी जो की होती है वो कॉलम का काम करती है हमारे सीरीज के लिए, और जो वैल्यू होता है वो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू हो जाती है। तो इसके बाद हम s1 इक्वल टू pd.series करके इसे एग्जीक्यूट कर देंगे और रिजल्ट आ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दैट लिस्ट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट। ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट कि ये तो पहली बात आपके इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करता है। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं, यदि इसके आप सर्किट बोर्ड की बात करें जैसे मदरबोर्ड है, तो इसमें कई जगह बहुत ही प्रीशियस मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर या कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये मेटल जो होते हैं वो रिकवर किए जाते हैं फर्दर दूसरे प्रोडक्ट्स रेडी करने के लिए, तो वो भी आप इसमें सेव करते हैं। उसी तरह से पब्लिक की हेल्थ और वाटर की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, इन द सेंस जो वाटर पॉल्यूशन होता है वो भी ई वेस्ट की वजह से होता है, उसमें भी मेजर कंट्रीब्यूशन आपके ई वेस्ट का है। तो अगर आप इसे मैनेज करेंगे तो ऑब्वियसली वाटर का पॉल्यूशन भी कम होगा, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपकी हेल्थ भी सेव होती है। और ऑब्वियसली फार्मिंग में भी ई वेस्ट बहुत नुकसान करता है, तो मैनेज करने से हमारी फार्मिंग भी बेटर होती है। दैट्स व्हाई लैंडफिल स्पेस वी कैन से। Let's move to the next question. Now it is saying that mention any 4 net etiquettes. So net etiquettes तो आप जानते ही होंगे कि यहाँ पर वैसे 4 एज पर CBSE सजेस्टेड है, बट आप इसमें कोई और भी ले सकते हैं, लाइक डोंट शेयर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। उसी तरह से कॉपीराइट का वायोलेशन आप नहीं करेंगे। शेयर द एक्सपर्टीज विथ अदर्स ऑन द इंटरनेट। देन अवॉइड साइबर बुलिंग, मतलब आप किसी को हैरेस ना करें। और जब आप किसी पोस्ट पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी कमेंट या रिस्पॉन्स करते हैं, उस दौरान आप यू शुड बी वेरी केयरफुल। आप अपने पोस्ट को या जो रिस्पॉन्स आप दे रहे हैं उसको केयरफुली चेक कर लें। जब आपका वर्क इंटरनेट से कंप्लीट हो जाए तो आप पूरे सिस्टम से एग्जिट करें सिस्टमेटिकली। ऐसा ना हो कि आपने अपने क्रेडेंशियल्स से एग्जिट नहीं किया और फिर गलती से कोई आके बैठ के आपको लॉस कर दे। और उसी तरह से रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी एंड डाइवर्सिटी, इन द सेंस आप कभी भी स्पाई या इस तरह की चीजें ना करें। तो ये कुछ नेट एटिकेट्स हैं, और इसके अलावा और भी जैसे मैंने कहा आप कई एग्जाम्पल्स या कई पॉइंट्स इसमें मेंशन कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हियर इट इज सेइंग दैट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। हमने पैंडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, पीडी ऑब्जेक्ट है, ए नाम से हम यहाँ पे सीरीज रेडी कर रहे हैं, उसमें ये वैल्यूज डाली हुई हैं। द थिंग इज दैट कि जब आप a इज ग्रेटर देन 45 प्रिंट करेंगे तो क्या होगा। तो यहां पर देखिए आप कंपैरिजन कर रहे हैं। अब ये जो कंपैरिजन होगा या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो 35 जो है वो 45 से बड़ा नहीं है, इसलिए ये फॉल्स आएगा। देन उसी तरह से 45 भी बड़ा नहीं है, तो ये भी फॉल्स होगा। 55 इज द ओनली नंबर विच इज ग्रेटर देन 45, सो सिर्फ ये ट्रू करेगा, बाकी सबको ये फॉल्स कर रहा है। सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। अगर इस प्रिंट स्टेटमेंट को हम चेंज कर दें, मुझे लगता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी है आने वाले एग्जाम में। अगर आप लिखते a और फिर इसके ब्रैकेट के अंदर जाके आप फिर से लिख देते a इज ग्रेटर देन 45 एंड इसके बाद अगर आप इसे एग्जीक्यूट करते तो ये जो आंसर देता इट वाज ओनली 55 और इसका जो इंडेक्स होता है दैट इज योर 2। तो ये उस समय आपका आंसर हो जाता, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन लगा के चेक कर लिया और चेक करने के बाद उसे वापस ट्रू फॉल्स करके जो ट्रू वैल्यू है उसको डिस्प्ले करवा दिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट केयरफुली ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड। इंपोर्ट किया हमने पैंडा लाइब्रेरी को, एक डिक्शनरी बनाई ईयर 1 के नाम से, एक डिक्शनरी बनाई ईयर 2 के नाम से, और दोनों की जो कीज हैं वो अलग अलग हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Q4, और ईयर 2 में है A, B और C। अब इन दोनों डिक्शनरी को लेके हमने फिर से फर्दर एक डिक्शनरी बनाई टोटल सेल्स के नाम से, तो दिस इज डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी। अब यहां पर हमने 1 लिया और इसे 2 लिया, तो ये जो 1 है और ये जो 2 है ये हमारे कॉलम का काम करेंगे। इस बात को ध्यान रखें क्योंकि ये आउटर कीज हैं
और इंटरनल कीज जो होंगी वो हमारे रो का काम करेंगी, लाइक दिस Q1, Q2, Q3, Q4, और अलग अलग कॉलम्स हैं इसलिए इट वुड बी A, B एंड C। और जब आप डेटा फ्रेम को डिस्प्ले करेंगे या बनाएंगे, चूंकि हमने टोटल सेल्स किया, प्रिंट कर दिया, तो क्वेश्चन ये बोलता है कि इसके इंडेक्सेस क्या होंगे। इंडेक्सेस का मतलब रो लेबल्स, तो ये होंगे रो लेबल्स, और कॉलम लेबल्स जो होंगे जैसे मैंने आपको बताया 1 एंड 2। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ध्यान रखें कि जब आप 2D डिक्शनरी या नेस्टेड डिक्शनरी की बात करते हैं तो जो आउटर की होती हैं इट इज टेकन एज लेबल ऑफ कॉलम, और जो इंटरनल कीज होती हैं वो रो इंडेक्स का काम करती हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इट इज सेइंग दैट राइट आउटपुट फॉर फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरीज। ये हमारा एक टेबल बना हुआ है। अब इसके लिए ये 3 क्वेरीज है, इनका आंसर देना है। The first is saying that select length of customer name. So this is my C name. But इसका जो कंडीशन है that quantity is greater than 100. तो 100 से ज्यादा जिसकी क्वांटिटी है that is only your 150. और इसका जो नाम है that is गुरप्रीत, और इसमें टोटल इसकी जो लेंथ है मतलब टोटल कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर 8. So इसका जो आंसर आएगा that will be your 8. Now the next is saying that select customer name from purchase where month ब्रैकेट में डेट ऑफ परचेज इक्वल टू 3। मतलब ये डेट ऑफ परचेज है और मंथ मतलब इसका मंथ पार्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड इट शुड बी इक्वल टू 3। तो देखें यहाँ पे थर्ड मंथ कोई भी नहीं है, इसका मतलब इसका आउटपुट कुछ भी नहीं होगा। सो ये आपको नो आउटपुट डिस्प्ले करेगा। थर्ड क्वेश्चन है सेलेक्ट मॉड क्वांटिटी कॉमा डे। अगेन डे है डेट ऑफ परचेज, मतलब अब ये डेट ऑफ परचेज का डेट पार्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा, लेकिन कंडीशन है सिटी जो है वो चंडीगढ़, मतलब ये 2 सिटीज, मतलब ये 10 और 20 यहाँ पर 2 हमारे डे को एक्सट्रैक्ट करेगा। अब क्वांटिटी जो है इसकी 50 है, और 50 को 10 से अगर आप मॉड करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल शो यू 0। तो पहला जो आंसर आएगा इसमें 0 आएगा, और सेकंड 20 से 15 को मॉड करेंगे तो ऑब्वियसली ये 15 ही शो करेगा। सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन गेट द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेरीज। ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया इसे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ हियर इट इज सेइंग दैट राइट ए पाइथन कोड टू क्रिएट ए डेटा फ्रेम विद एप्रोप्रिएट कॉलम हेडिंग्स। ये नेस्टेड लिस्ट है या लिस्ट विद इन लिस्ट है। अब इसके लिए हमको डेटा फ्रेम रेडी करना है। पहला तो आप इसे लिस्ट बना लीजिए, फिर जब आप इसकी बेसिस पे डेटा फ्रेम बनाएंगे तो उसमें हम L को पास कर देंगे, और एक हम इंडेक्स के लिए अलग से लिस्ट पास करेंगे जिसमें ये होगा रोल नंबर, ये होगा नेम और ये होगा मार्क्स। कोई जरूरी नहीं है कि चूंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, सीक्वेंस शुड बी करेक्ट। तो कॉमनली तो बाय डिफॉल्ट हमारे दिमाग में रोल नंबर, नेम और मार्क्स ही आ रहा है, बट आप चाहें तो इसे परसेंट भी कर सकते हैं। इट विल नॉट डिडक्ट योर मार्क्स। सो द करेक्ट आंसर इज रिटन हियर। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाउ हियर इट इज सेइंग दैट कंसीडर द गिवन डेटा फ्रेम स्टॉक। अगेन ये डेटा फ्रेम है, इसकी बेसिस पे हमको ये आंसर निकालना है। पहला बोलता है कि आपको एक कॉलम ऐड करना है स्पेशल प्राइस के नाम से, उसमें ये डेटा डालना है। तो हम जानते हैं कि जब आप किसी भी डेटा फ्रेम को लें और आप उसके अंदर में जिस भी कॉलम नेम को मेंशन करना चाहें ले सकते हैं। अगर वो एग्जिस्ट करता है और इसको इक्वल टू करके जैसे आपने ये वैल्यूज को डाल दिया, जैसे यहाँ पे है ये 130, 150, 200 एंड 440, ये कॉमा से सेपरेटेड है। अगर ये एग्जिस्ट करता तो ये वैल्यूज इस एग्जिस्टिंग कॉलम में अपडेट हो जाती। अगर ये कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये नए कॉलम के रूप में डेटा फ्रेम में ऐड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं डेटा फ्रेम ब्रैकेट में कॉलम का नाम इक्वल टू लगा के लिस्ट के फॉर्म में डेटा, तो ये ऐड करेगा नया कॉलम। उसी तरह से ये बोलता है ऐड ए न्यू बुक नेम्ड द सीक्रेट हैविंग प्राइस 80, मतलब अब ये रो ऐड करने की बात कर रहा है। तो जब आप रो को ऐड करने की बात करते हैं तो उसके लिए हम LOC का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वी कैन राइट df.loc ब्रैकेट में जाके आप, चूंकि यहाँ पर 3 हमारे इंडेक्स हैं तो आप मेंशन कर दीजिए अगला हमारा रो लेबल दैट इज माई 4, और इसके बाद जो भी वैल्यूज आप पास करना चाहते हैं जो यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पे ये 10 सीक्रेट आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 800। तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर 4th रो नया ऐड हो जाएगा। और अगर आप किसी कॉलम को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम df.drop मेथड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ड्रॉप जो होता है वो रोज को डिलीट करता है, और यदि आप कॉलम को डिलीट कराना चाहते हैं तो आपको एक्सेस इक्वल टू 1 मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर फिर से हम लिख देंगे स्पेशल प्राइस कॉमा लगा के एक्सेस इक्वल टू 1,
इस तरह से आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। आप देखें यहाँ पर ये स्टॉक डॉट ड्रॉप लिखा हुआ है। और आप चाहें तो डेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डेल में जाके अगर आप स्पेशल प्राइस लिख दें तो भी ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये कॉलम यहाँ से डिलीट हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Nadar has recently shifted to a new city and school. She does not know many people in her new city and school, but all of a sudden, someone is posting negative comments, demeaning comments on her social networking profile. अब नदार को कोई भी नहीं जानता नए सिटी में और उसके पास अचानक गलत पोस्ट या मैसेजेस आने या कमेंट आने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब वो साइबर बुलिंग का शिकार है। और अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है तो उसे अपने पेरेंट और स्कूल के टीचर्स को कंसल्ट करना चाहिए और उनके द्वारा उसे साइबर क्राइम में जाके या लोकल पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। और इसके अलावा हमारे इंडिया में आईटी एक्ट 2000 के नाम से साइबर लॉ बना हुआ है जो इस तरह के इश्यूज को डिस्कस करता है। सो ये तीनों ही आंसर मैंने वर्बली आपको बताए जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऑब्वियसली ये सीबीएसई की ही लैंग्वेज है, बट आप चाहें तो अपनी लैंग्वेज में भी इसे लिख सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। What do you understand by plagiarism? किसी भी दूसरे पर्सन का या ऑर्गेनाइजेशन की क्रिएटिविटी को थोड़ा बहुत चेंज करके अपने नाम से प्रेजेंट कर देना या आगे शेयर कर देना या सेल आउट कर देना इज कॉल्ड प्लेगियरिज्म। तो इसका मतलब किसी के भी इंटेलेक्चुअल वर्क्स को, क्रिएटिविटी को चोरी कर लेना या गलत तरीके से इस्तेमाल करना और उसे कोई क्रेडिट न देना प्लेगियरिज्म कहलाता है। ये एक इलीगल एक्टिविटी है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायोलेशन करती है। इसलिए हमेशा आपको प्लेगियरिज्म को अवॉइड करना चाहिए और इसे अवॉइड करने के लिए जो भी कंटेंट है आप अपने खुद के ओरिजिनल क्रिएट करें। और अगर आप किसी का भी कंटेंट को इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसका क्रेडिट उसे देना चाहिए, उसे एक्नॉलेज करना चाहिए। सो दीज आर दी पॉइंट यू ऑलवेज कीप इन योर माइंड। सो दिस समथिंग अबाउट द प्लेगियरिज्म। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनकी भी सीरीज मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके जरूर चेक करें। आई बटन पे भी इसका लिंक आपको फिलहाल डिस्प्ले हो रहा होगा। ये बेसिकली सोशल इंपैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाउ हियर इट इज सेइंग दैट अगेन ये एसक्यूएल क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी है। सो ऑलरेडी मेरे चैनल पे भी एसक्यूएल की केस स्टडी से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल है, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। आई बटन पे भी मैंने लिंक आपके साथ शेयर किया है, आप डायरेक्टली जाके केस स्टडीज को भी देख सकते हैं। यहां पर ये बोलता है कि आपका टेबल बना हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि जेंडर वाइज आपको हाईएस्ट मार्क डिस्प्ले करना है। तो जेंडर वाइज अगर आपको करना है मतलब यहाँ पे ग्रुप बाई क्लॉज लगेगा। तो सबसे पहले तो आप सेलेक्ट करेंगे मैक्सिमम ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ग्रुप बाई यू कैन से जेंडर। एंड इसी तरह से लोवेस्ट मार्क की ये बात कर रहा है, लेकिन अब सिटी वाइज कर रहा है तो यहाँ पे ग्रुप बाई सिटी हो जाएगा और मैक्स की जगह मिनिमम आप कर लेंगे। और लास्ट में बोलता है डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल का मतलब ये है कि आप जेंडर सेलेक्ट करें, काउंट करें जेंडर को और ग्रुप बाई कर दे जेंडर को, तो मेल और फीमेल की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, टोटल काउंटिंग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इट इज सेइंग दैट डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप बाई क्लॉज। देखिए ग्रुप बाई क्लॉज का इस्तेमाल हम करते हैं एग्रीगेट फंक्शन को प्रयोग करते हुए किसी डेटा सेट का समरी जनरेट करने के लिए। डेटा सेट का मतलब जितने भी टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, एक पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज या कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसकी समरी जनरेट करना, जहां पर एग्रीगेट करते हैं डिफरेंट कैलकुलेशन करके, जैसे सम करके, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू काउंट करके या एवरेज फाइंड आउट करके। सो इसके लिए हम ग्रुप बाई क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। सेम ये जो क्वेश्चन आपने ऊपर में दिया है इसी को आप यहां पर एग्जाम्पल में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसका एग्जाम्पल ये आप देख लें, ये ग्रुप बाई का एग्जाम्पल हो जाएगा। जहां तक थ्योरेटिकल आंसर की बात है, वी हैव रिटन हियर ग्रुप बाई क्लॉज इज यूज्ड इन सेलेक्ट स्टेटमेंट इन कॉम्बिनेशन विद एग्रीगेट फंक्शन टू ग्रुप, या टू समराइज भी आप कर देंगे तो ज्यादा बेहतर आपको आंसर मिलेगा। समराइज द रिजल्ट बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट वैल्यू इन अ कॉलम। तो ये तो बात हुई हमारे इस क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है, हम सेक्शन डी में है, 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। अगेन ये काइंड ऑफ केस स्टडी है, एसक्यूएल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्प्ले 7th कैरेक्टर, ये माई एसक्यूएल फंक्शन से रिलेटेड है। 7th कैरेक्टर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 7th लेफ्ट कैरेक्टर ऑनवर्ड्स। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मिड या सब एसटीआर मेथड का। तो यहाँ पे ये मिड लिखा हुआ है, आप इसे सब एसटीआर भी लिख सकते हैं, ध्यान रखेंगे, या
आप इसे सब स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, तीनों एक ही बात है। तो सेलेक्ट लिया, सब स्ट्रिंग या सब एसटीआर या मिड का प्रयोग करेंगे, ब्रैकेट में इंडिया शाइनिंग हम लिखेंगे, जिसके 7th कैरेक्टर से लेकर नेक्स्ट 7 कैरेक्टर्स को हमको डिस्प्ले करना है, 7th पोजीशन से जो कैरेक्टर स्टार्ट हो रहा है। सो कॉमा लगा के 7 कॉमा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ ऑकरेंस ऑफ स्ट्रिंग कम। तो देखिए किसी भी गिवन स्ट्रिंग में पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग का पहला ऑकरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम INSTR मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और उसके अंदर हमें सिंपली डेटा या उस स्ट्रिंग को पास करना रहता है जिसके सब स्ट्रिंग को हमको पोजीशन को डिफाइन करना है या प्राप्त करना है। तो ये स्ट्रिंग यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे और इसके बाद में सब स्ट्रिंग जो आप चाहते हैं फाइंड करना पोजीशन जिसकी, वो उसे मेंशन करते हैं। तो सेलेक्ट INSTR ब्रैकेट में वेलकम वर्ल्ड, देन कॉमा लगा के कम लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देन राउंड ऑफ द वैल्यू 23.78 टू 1 डेसिमल प्लेस। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पे पहले भी किए हुए हैं। सिंपल राउंड मेथड डाल दीजिए, 23.78 जैसे आपने लिखा राउंड ब्रैकेट में 23.78 कॉमा लगा के 1 डेसिमल प्लेस है इसलिए कॉमा लगा के 1 प्लेस कर देंगे। सो दिस वुड बी द आंसर। देन रिमाइंडर फाइंड करना है 100/9 का, सो सेलेक्ट मॉड 100,9। और इसी तरह से जब आपको लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस को रिमूव करना हो तो ट्रिम मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये केवल लीडिंग स्पेस होता तो आप इस्तेमाल करते एलट्रिम का, अगर ये ट्रेलिंग स्पेस होता तो वी शुड यूज आरट्रिम मेथड। आई होप आपको ये आंसर समझ में आ रहे होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी को चेंज कर से इसने बोला है MySQL फंक्शंस हैं, इनको आपको डिफाइन करना है। तो ये यहाँ पर मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं, दिस इज फॉर अपर केस, दिस इज अभी हमने देखा कि लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस को रिमूव करने के लिए मिड होता है सब स्ट्रिंग, जो किसी पर्टिकुलर गिवन स्ट्रिंग में किसी पर्टिकुलर पोजीशन से पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को या सब स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से ये डे नेम है जो किसी पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग उसके नेम को डिस्प्ले करता है, वीकडेज के नेम को। और पावर फंक्शन जो होता है वो x की पावर y फाइंड आउट करने का काम करता है, जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट लेते हैं, जैसे कि हमने लिया पावर ब्रैकेट में x और y। आपका पूरा डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे रीड कर सकते हैं विद द एग्जाम्पल। सो मैं अगले क्वेश्चन में आ रहा हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। ये कंप्यूटर नेटवर्क की केस स्टडी है। आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं कि एक नेटवर्क स्टैब्लिश किया जा रहा है। ये मुंबई कैंपस है और दिल्ली में ऑलरेडी हेड ऑफिस है। 4 इसमें डिपार्टमेंट्स है, एग्जामिनेशन, अकाउंट, एडमिन और रिजल्ट। नाउ इनके बीच का यहाँ पर ये डिस्टेंस मेंशन किया हुआ है, और उसी तरह से टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने होंगे हर एक डिपार्टमेंट में वो भी यहाँ पे मेंशन है। कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड केस स्टडी भी मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारी डाली हुई है। आपको अगर उन्हें देखना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है। आई बटन पे भी आपको लिंक डिस्प्ले हो रहा होगा, आप इस पे जाके फॉलो कर सकते हैं। केस स्टडी बेस्ड मोस्टली तकरीबन इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो जैसे ये पहला बोलता है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट लोकेशन क्या होगा मुंबई में, किसे या कहां पर हमें सर्वर स्टैब्लिश करना चाहिए। तो हम जानते हैं कि इसका एक जो रूल बना हुआ है कि जहां ज्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होंगे उसे ही बना दीजिए। तो आप इसी को फॉलो करेंगे तो आंसर आएगा एडमिन को बना दीजिए। अगला बोलता है कि केबल लेआउट क्या होगा, तो मोस्टली या तो स्टार या बस टोपोलॉजी को हम फॉलो करते हैं। देखिए हमारा ये एडमिन से अकाउंट 55 मीटर है, एडमिन से एग्जाम जो है, देखिए यहाँ पर ये एडमिन है, यहाँ से एग्जाम का डिस्टेंस है 90 मीटर, अकाउंट का डिस्टेंस है 55 मीटर, और एडमिन से रिजल्ट का जो डिस्टेंस है दैट इज अगेन 50 मीटर। तो जो टोटल केबल लग रही है यहाँ पे वो आप देखें तो 195 मीटर। और अगर आप दूसरा तरीका से देखें, अगर एडमिन से एग्जाम लिए 55 और एग्जाम से अगर अकाउंट के डिस्टेंस को देखें तो 55 110 हो जाता है, और अकाउंट से अगर रिजल्ट को आप देखें सो इट इज अगेन 50 मीटर, तो ये तकरीबन 160 मीटर हो रहा है। इसका मतलब कि अगर आप यहाँ पे बस टोपोलॉजी को भी फॉलो करें, जैसे एडमिन से एग्जाम, और एग्जाम के बाद में हमने यहाँ लिया अकाउंट और अकाउंट से रिजल्ट, मतलब एग्जाम से ले लें आप अकाउंट और अकाउंट से अगर आप ले लें रिजल्ट, अर्थात ये इट्स अ काइंड ऑफ बस टोपोलॉजी बोल सकते हैं। तो ये भी सही होगा। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि इसमें जो केबल का खर्चा है वो कम आ रहा है।
तो आप स्टार टोपोलॉजी फॉलो कर सकते हैं, बस टोपोलॉजी भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। स्टार का फायदा ये होगा कि जो कम्युनिकेशन की स्पीड है वो ज्यादा हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि हमें ये जितने भी जो डिवाइसेस आप कनेक्ट कर रहे हैं इनके बीच में कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस लगाना चाहिए टू एस्टैब्लिश द डेटा कम्युनिकेशन। तो इसके लिए मोस्टली हम हब या स्विच का इस्तेमाल करते हैं। हब जो होता है वो डंप टर्मिनल है, स्विच के पास एबिलिटी होती है कि किस डेटा को किस पर्टिकुलर सिस्टम या नोड तक पहुंचाना है। और उसी तरह से अगला जो क्वेश्चन है, इट इज सेइंग दैट कंपनी इज प्लानिंग टू गेट इट्स वेबसाइट डिजाइन व्हिच विल अलाउ स्टूडेंट टू सी देयर रिजल्ट आफ्टर रजिस्टरिंग देमसेल्फ ऑन इट्स सर्वर आउट ऑफ द स्टैटिक और डायनेमिक, विच टाइप ऑफ वेबसाइट विल यू सजेस्ट। देखिए ये बोल रहा है कि स्टूडेंट को उनका रिजल्ट मिलना चाहिए। इसका मतलब रिजल्ट जो होगा वो एक डेटा होगा जो हर साल या हर 2 से 3 महीने में अपडेट होगा। और ये मान लीजिए आप वेबसाइट बना रहे हैं तो इस डेटाबेस से आप इसे कनेक्ट करेंगे तो ये रिकॉर्ड हमेशा यहाँ अपडेटेड होंगे। इसका मतलब जो वेबसाइट का नेचर होगा इट शुड बी डायनेमिक, सो द करेक्ट आंसर वुड बी योर डायनेमिक। अगला जो क्वेश्चन है, इट इज सेइंग दैट which of the following will you suggest to establish the online face to face communication। तो ये भी आप बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि ऑब्वियसली हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे इंटरनेट में। केबल टीवी तो यहाँ होगा नहीं क्योंकि वो तो टीवी की बात हो गई। ईमेल आप जानते ही हैं, मैसेज कम्युनिकेशन है। टेक्स्ट चैट का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर फेस टू फेस की बात हो रही है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी योर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। So overall, this is how we all can understand answer of all these questions, given in this sample question paper provided by CBSE for this year 2022-23. So I hope ये क्वेश्चन कुछ खास नए नहीं हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चंस ही हैं। एंड मैं ऐसा सोचता हूं या मेरा ऐसा मानना है कि ये डेफिनेटली आप आसानी से थोड़ी प्रैक्टिस के साथ अचीव कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। इनफैक्ट 70 आउट ऑफ 70 आप प्राप्त कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स या जितने भी क्वेश्चंस हैं इस तरीके के सारे क्वेश्चन मेरे चैनल पे भरे हुए हैं। आप प्लीज एक बार मेरे चैनल को विजिट करें। क्वेश्चन आंसर की सीरीज, एमसीक्यू की सीरीज या ट्यूटोरियल को सीरीज फॉलो करते रहें। इसी उम्मीद के साथ चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर।